सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज का एडिटोरियल जो अपने कवर कर रहे हैं ना, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से है और थोड़ा सा आपको ये सैड बनाएगा क्योंकि इसमें बात की गई है सच्चाई वाली, हकीकत वाली। 20 साल 25 साल की पढ़ाई करने के बाद भी, बीए बीकॉम बीएससी बीएड करने के बाद भी कोई 20,000 की नौकरी देने को तैयार नहीं है बाजार में। ऐसा अपना खोखला एजुकेशन सिस्टम है और इस खोखलेपन को खोल करके बताएगा आपको। चलिए, अपना ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश को सीखना, हर एस्पेक्ट को बेसिक से कवर करना। थोड़ा बातचीत भी करेंगे क्लास के लास्ट में। जो बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं आपके और मेरे जैसे, हमें क्या करना चाहिए 20-25 की एज में आकर के, चलिए वो लास्ट में देखेंगे। जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आप समझते हैं, यानी कि रोजगार। रोजगार को आप एक और वर्ड से बताते हैं अंग्रेजी में, लाइवलीहुड। एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, तालीम। कह रहा है ऐसी शिक्षा मिलती है, ऐसी एजुकेशन मिलती है देश में जिसमें एम्प्लॉयमेंट का नामो निशान नहीं है, विदाउट एम्प्लॉयमेंट। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, क्यों मिल रही है ऐसी एजुकेशन भाई। कह रहा है द एजुकेशन सिस्टम इज क्लूलेस अबाउट द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियाज ग्रेजुएट्स एज अ वर्कफोर्स। कह रहे जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है ना, वो पूरे तरीके से क्लूलेस है। देखिए, क्लू का मतलब होता है अंदाजा, अनुमान। अगर आपके पास कोई क्लू है तो आपके पास एक सुराग हाथ में लग गया है, आप पहेली को सुलझा सकते हो, क्लू मिल गया आपको। और क्लूलेस मतलब जिसको कुछ हवा ही ना लग रही हो, जिसको कुछ अता पता ही ना हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ऐसा है जिसको अता पता ही नहीं है, बिल्कुल क्लूलेस है एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के या रोजगार पाने की क्षमताओं को लेकर के। और ये किसकी हैं? भारत के ग्रेजुएट्स की हैं। और ये एम्प्लॉयबिलिटी एज वर्क फोर्स है, किसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम करने वाले लोगों की फोर्स के तौर पे। देखिए, एम्प्लॉयमेंट आप समझते हैं रोजगार। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है आपको रोजगार मिल सके, इतनी आप में क्षमताएं हों। आप वैसे तो इंजीनियर हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद पंखा खोलना नहीं आता, छोटी मोटी मशीन ऑपरेट करनी नहीं आती, तो कहने को इंजीनियर है लेकिन आप एम्प्लॉयबल नहीं हैं, आपको नौकरी नहीं दी जा सकती, एबिलिटी ही नहीं है आप में एम्प्लॉयमेंट पाने की। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के उसके पास कोई जो है ना सुराग नहीं है, कोई उसको हवा भी नहीं लगती कि कैसे लाई जाए हमारे ग्रेजुएट्स में। तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग था। सिस्टम जो है एजुकेशन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी इज। क्लूलेस बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। एकदम कोई सुन्ना सा इंसान हो, पागल सा, बावला सा, तो उसको अपने क्लूलेस बोलते हैं, उसको पता ही नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है। समझ पा रहे हो? क्लूलेस है ना, तो ये वर्ड जो है रोज यूज होने वाला वर्ड है। चलिए अब इस आर्टिकल की वोकेबलरी पे नज़र डालते हैं। ये बड़े बड़े भारी भरकम चर्न आउट जैसे फ्रेजल वर्ब्स को अपने आज देखेंगे। 4-5 वर्ड्स है, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीजें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज करें कूपन अनलॉक्ड को ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वो कैब शीट है अपनी, जूम इन कर दूं थोड़ा। फ़ोन छोटे होते हैं ना आपके, तो ठीक से देख नहीं पाते हैं।
पहला वर्ड अपना आज का यूफेमिज्म। देखिए, आपने कभी मोटा आप किसी को बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो अपने उसको बोलते हैं हट्टा कट्टा। किसी को कमज़ोर बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, उसको आप बोल देंगे फिट। किसी को काला बोलोगे तो बुरा मान जाएगा, उसको आप बोल देंगे सांवला। तो इस तरीके से जब किसी वर्ड को आप प्लेजेंट वे में चेंज कर देते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, किसी को पागल बोलने की जगह भोला बोल दिया, तो इसी बात को अंग्रेजी में बोलते हैं यूफेमिज्म। जो अच्छा वाला नाम होता है ना किसी चीज़ का, उसको अपने अच्छे वाले नाम को बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, याद रहेगा इस तरीके से। सीनियर सिटीजन इज़ अ यूफेमिज्म। सीनियर सिटीजन जो है वो एक अच्छा वाला नाम है। और किसके लिए? फॉर ओल्ड पर्सन, किसी बूढ़े आदमी के लिए। किसी को बूढ़ा बूढ़ाऊ बोलने से अच्छा है आप उसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे। ऐसा ही होता है ना, देसी भाषा में तो बूढ़ा बोल देते हैं। चलिए, तो ये यूफेमिज्म वर्ड देख लेना, नया आपके लिए। इसको जेंटलिज्म भी बोलते हैं क्योंकि आप इसमें जेंटल हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जेंटलमैन की तरह बात कर रहे हैं। और सरकम लोक्यूशन भी बोलते हैं। लोक्यूशन यानी बोलना, सरकम यानी घुमा फिरा के। तो बूढ़ा नहीं बोल रहे हो, सीनियर सिटीजन बोल रहे हो, तो घुमा फिरा के बोल रहे हो ना। ऐसे ही वर्ड सरकम लोक्यूशन भी इसका सिनोनिम है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी। देखिए, टर्मिनोलॉजी होती है किसी खास फील्ड से जुड़ी हुई वोकैबलरी। जैसे दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हो, चार इंजीनियर बात कर रहे हो, साइंटिस्ट बात कर रहे हो, तो उनके कुछ खास वर्ड्स होंगे, स्पेशल सिस्टम होगा उनका बात करने का। तो उसी स्पेशल सिस्टम को और वर्ड्स को टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स फाइंड रिसर्च पेपर्स दैट यूज स्पेसिफिक या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी एंड जार्गन टू बी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वो फाइंड करते हैं या पाते हैं इस चीज़ को। और किस चीज़ को पाते हैं? वो जो रिसर्च पेपर्स होते हैं ना, जो यूज़ करते हैं साइंस की भाषा को और बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स को, जार्गन्स को। और क्या पाते हैं कि वो उनके लिए चैलेंजिंग होते हैं, मुश्किल होते हैं समझना। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि साइंस के वर्ड वाली रिसर्च पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल है, और जो होता भी है। तो टर्मिनोलॉजी का ही एक बड़ा अच्छा सिनोनिम है जार्गन, भारी भरकम सा वर्ड। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में आज जार्गन देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास फसाड। बोला क्या जाता है इसको? फसाड लिखा जाता है फैकेड, फ्रेंच वर्ड है ये। फसाड का मतलब होता है एक मास्क या मुखौटा जिससे आप पीछे की हकीकत को छुपा सकें। द मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑफ द कंट्री इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अ फसाड ऑफ डेमोक्रेसी। जो आर्मी की डिक्टेटरशिप है इस कंट्री में, आर्मी की तानाशाही है, वो स्ट्रगल कर रही है इस चीज़ को करने में कि वो कैसे भी मेंटेन करे एक मुखौटे को जो डेमोक्रेसी का है, लोकशाही का है, जमहूरियत का है। बहुत कंट्रीज में ऐसा होता है ना, कहने को डेमोक्रेसी लेकिन राज करती है आर्मी। पीछे वहाँ बांग्लादेश में देख लो, है ना, म्यांमार में, इनफैक्ट पाकिस्तान में। तो ये सिर्फ फसाड होता है, डेमोक्रेसी का मुखौटा होता है। मुखौटे को, फसाड को मैस्करेड भी बोलते हैं। मास्क से ही ये वर्ड बना है, मास्क समझते हैं ना। विनियर भी बोलते हैं, प्रिटेंस भी बोलते हैं, डिस्गाइज भी बोलते हैं। अब ये बोलते हैं मेरे बोलने से नहीं बोलते हैं। अगर आप 20, 30, 50 एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो ये सारे वर्ड्स आप बार बार देखोगे। जो बच्चे रेगुलर हैं वो जानते हैं ये सारे वर्ड्स कितनी बार आप रिपीट करते हुए, है ना, रिपीट होते हुए देखते हो। चलिए अगला वर्ड अपने पास पेडागोजी। देखिए, गॉजी का मतलब होता है लीडरशिप, और पेडा ये रूट बना है बच्चों से। अगर आप बच्चों को लीड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। लीड कौन करता है? उनका टीचर। वही समझाता है उनको ज़िंदगी में क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, बोलना, चलना, लिखना, बैठना। तो जो प्रोफेशन है टीचिंग का, ये साइंस या आर्ट जो है टीचिंग का, उसी को अंग्रेजी में पेडागोजी बोलते हैं। द पेडागोजी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। कह रहे जो टीचिंग का काम है उसको पहचाना जाना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन के तौर पे, एक महत्वपूर्ण पेशे के तौर पे। और कहाँ पे? इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, विकासशील देशों में भारत जैसे। अमीर देशों में, अच्छे पढ़े लिखे देशों में टीचर की बहुत रिस्पेक्ट होती है। भारत में टीचर वो बनता है जो कुछ और नहीं बन पाता। आप समझते ही हैं टीचर की इज्जत बहुत कम है हमारे देश में, है ना। चलिए, कोचिंग, ट्यूटरिंग, स्कूलिंग सभी इसके सिनोनिम है। यू विल सी द वर्ड पेडागोजी इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड अपने पास चर्न आउट। देखिए, चर्निंग का मतलब होता है दूध को मथ मथ के, दूध की दही बना करके उसको गोल गोल घुमा घुमा के उसमें बिलोना, बटर निकालना। जब आप बटर निकालते हो ना दूध से, तो बस आपको आंखें बंद करनी है और बिलोना घुमाए जाना है। जब भी जिंदगी में कोई ऐसा काम आप करें
जब आप आंखें बंद कर लें और बस काम पे फोकस करें, फटाफट फटाफट मुझे ये काम करना है फास्ट पेस में, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं चर्न आउट करना। ठीक है ना। तो बिलोने से इसको कनेक्ट करके रखना, जैसे महिलाएं जो निकालती हैं मक्खन वगैरह उससे, लस्सी से, और ठीक है ना, छाछ से। चलिए यूज़ करके दिखाता हूँ। इन द डे एंड एज ऑफ सेंसेशनलिज्म, मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बाउंड टू चर्न आउट ब्रेकिंग न्यूज़ एवरी फ्यू मिनट्स। इस डे और एज में, इस दौर में, डे एंड एज का मतलब क्या होता है? दौर, वक्त। इस वक्त में जो है सेंसेशनलिज्म का या संवेदनशील न्यूज़ का, ऐसे वक्त में ना मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं बाउंड हैं, बंधे हुए हैं, इस काम को करना ही पड़ेगा उनको। और कौन सा काम है? बार बार फटाफट जो है निकालना, आंखें बंद करके पैदा करना ब्रेकिंग न्यूज़ को हर कुछ मिनट से। तो उनको चाहिए ब्रेकिंग न्यूज़। चलिए, चर्न आउट, बड़ी संख्या में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, बस करते जाना अंधाधुन। ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे। पांचों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, शायद आपके लिए नए भी होंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आपको ये शीट मिल जाएगी, सारे इसमें आपको रोज की जो है ना वो कैब इसमें अवेलेबल होती है। आप किसी भी दिन की क्लास चला लो, उस दिन की डेट को या टाइटल को जो इसमें सर्च मारोगे पीडीएफ के अंदर, उस दिन की वो कैब आपके सामने आ जाएगी। चलो आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको देखिए, ये समस्या तो हम सभी समझते हैं। 20-25 साल की पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है हमारे देश में। चाहे आप बीएड हो जाओ, एमए कर लो, एमएससी कर लो, जब तक आप कोई डिप्लोमा नहीं करोगे या प्रोफेशनल डिग्री नहीं करोगे, उसके बाद भी अगर आपका लक अच्छा नहीं होगा, तब तक आपको जॉब नहीं मिलने वाली। सरकारी जॉब भी चाहिए तो एमए वाले और पीएचडी वाले को भी क्लर्क का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये समस्या है एजुकेशन सिस्टम में एम्प्लॉयबिलिटी ना होने की, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना रखा है, इसमें डिग्री को और मार्क्स को महत्व दिया जाता है, स्किल्स को और नॉलेज को नहीं। तो हम चर्न आउट करते हैं, एकदम बिलोने की तरह, मक्खन की तरह निकालते हैं फटाफट जो है बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स को। और इसी एजुकेशन सिस्टम को तमाचा मार के, देखोगे आप तमाचा ही मारा है, इस आर्टिकल में अच्छे से समझाया गया है। एक एक बुराई इस सिस्टम की आपके सामने रखेगा। टोन है आज के क्रिटिकल और सैटारिकल, क्रिटिसाइज भी कर रहा है और मखौल बना रहा है सिस्टम का। जो मखौल बनाना मतलब उसका मजा लेना, मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ा रहा है। सैटारिकल टोन ऐसी होती है जिसमें सटायर हो, व्यंग हो। चलिए शुरू करें आर्टिकल। फर्स्ट पैराग्राफ है, पहले खुद से पढ़ना है, मीनिंग निकालना है भाई, उसके बाद अपने साथ में मिलके पढ़ते हैं। चलिए, कह रहे इंडियाज एजुकेशन रिफॉर्म्स आर रैप्ड इन ग्लिटर। कह रहे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म क्या होता है? फॉर्म मतलब रूप, री मतलब फिर से, किसी चीज़ का रूप बदलना, उसमें सुधार या बदलाव लाना ही कहलाता है रिफॉर्म। कह रहे भारत के शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले जो सुधार हैं वो रैप्ड हैं, लिपटे हुए हैं। रैप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में लिपटा होना, और किस में लिपटे हुए हैं? चकाचौंध में, ग्लिटर में, चमक में। अब कैसे? कह रहे ये सारी चमक आपको देखने को मिलेगी। कोडिंग क्लासेस फॉर ट्वीन्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड द माइटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रॉमिसिंग अ रेनेसां। कह रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म्स हैं उनमें ये चकाचौंध है। कहीं तो आपको कोडिंग क्लास मिल रही होगी छोटे छोटे बच्चों के लिए, ट्वीन्स के लिए। ट्वीन मतलब 8 से 12 की एज के बच्चे। आजकल बहुत कोर्स चल रहे हैं, 6वीं क्लास में बच्चे को कोडिंग सिखा दो, है ना। बस यही हमारे एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा आपको मिलेगा अटल टिंकरिंग लैब्स। ये अटल इनोवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगेन 6 से 12 साल के बच्चों के स्कूल जो है करिकुलम में, जिसमें वो कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट करें, साइंस के करीब आए। तो अटल टिंकरिंग लैब्स इसमें बनाई गई हैं। टिंकरिंग का मतलब होता है खेलना, और ये अटल जी के नाम से बनाई गई है, तो एक योजना है। तीसरा है रिक्रूटमेंट ड्राइव्स। रिक्रूटमेंट मतलब रोजगार देना, ड्राइव का मतलब है अभियान। तो रोजगार देने के अभियान भी चलाती है सरकार, कभी अग्निवीर, कभी अग्निपथ, है ना। और लास्ट में आपको मिलेगी माइटी। माइटी मतलब पावरफुल, नई एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति 2020 की प्रॉमिस करती हुई, वादा करती हुई एक पुनर्जागरण का, रेनेसां का। रेनेसां यूरोप का वो पीरियड था 16वीं, 15वीं, 14वीं शताब्दी का, जब यूरोप में अंधकार छाया हुआ था, एकदम डार्कनेस थी। और फिर अचानक से यूरोप ने बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स, प्ले राइट्स, शेक्सपियर जैसे, लियोनार्डो डा विंसी जैसे, है ना, बड़े बड़े पोएट्स, दार्शनिक, फिलोसफर्स जो है प्रोड्यूस किए। तो उस पीरियड को बोलते हैं पुनर्जागरण, जब यूरोप अपनी नींद से 300-400 साल से फिर से जागा।
तो कह रहा है जी हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स भी ऐसे ही हैं, बच्चों के लिए कोडिंग क्लासेस चल रही हैं, ऐसी टिंकरिंग लैब्स की नाम की स्कीम चल रही है स्कूलों में, रिक्रूटमेंट की ड्राइव चल रही हैं, नौकरी देने के अभियान चलते हैं, और एक बड़ी सी पावरफुल सी माइटी सी सरकार ने पॉलिसी बना दी है जिसका नाम दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि भारत में भी पुनर्जागरण होगा, भारत में भी अंधकार जो है छटेगा। समझ गए? थोड़ा मुश्किल है पढ़ने में, आज मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है आपके लिए। चलो अब सारे वर्ड्स देख लिए आपने, फटाफट देख लो स्ट्रक्चर। रिफॉर्म्स बनेगा सब्जेक्ट, एक नाउन है। आर रैप्ड बनेगी इसकी वर्ब पैसिव वॉइस में। रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ होना। रैप्ड के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में श्राउडेड। किसी चीज को कपड़े में बांध देते हो, लिपेट देते हो ना, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रैप करना या श्राउड करना। ग्लिटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, चकाचौंध। शाइन भी बोलते हैं, ग्लॉस भी बोलते हैं। जो सोने से चांदी से चमक पड़ती है आंख में, वो ग्लिटर होता है। ट्वीन्स मैंने आपको बता दिया, ये वो बच्चे होते हैं जो बिटवीन अपनी टीन्स होते हैं। बिटवीन और टीन को, बिटवीन मतलब बीच में, टीन यानी छोटी उम्र। छोटी उम्र के बीच के बच्चे जो होते हैं, जो अभी 6 से 12 साल की उम्र में होते हैं, उनको बोलते हैं ट्वीन्स। चलिए, टिंकरिंग का मतलब होता है खेलना कूदना, किसी चीज़ से एक्सपेरिमेंट करना। तो टिंकरिंग लैब्स बनाई है सरकार ने, जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराते हो। चलो वर्ड्स देखते रहना सारे। रेनेसां आपने देख लिया, पुनर्जागरण। कह रहा है जी बट बीनीथ द PR ग्लॉस अ पेनफुल ट्रूथ परसिस्ट। कह रहा है लेकिन ये सारी ग्लिटर जो है ना, इस पूरी जो है PR के ग्लॉस के नीचे, ग्लॉस का मतलब होता है ग्लिटर यानी चमक, PR का मतलब होता है जी पब्लिक रिलेशन, लोगों के सामने अच्छी जो है इमेज बनाना, है ना। हमने देखो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में PR। कह रहा है जी ये सारे पब्लिक रिलेशन की जो चकाचौंध है, बड़ी बड़ी स्कीमें बनाना, लोगों को बहलाना फुसलाना, दिखाना कि हम कर रहे हैं, कह रहा है इसके पीछे एक बड़ा पेनफुल, दर्द भरा सच जो है ना, ट्रूथ जो है, वो परसिस्ट करता है, वो बना हुआ है लगातार। परसिस्ट करना, किसी चीज़ का बने रहना। अब देखो ये कॉलम लगा करके वो ट्रूथ आपको बताएगा। ये दो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं कॉलम। वो ट्रूथ ये है, वी आर चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स अनफिट फॉर द रियल वर्ल्ड जॉब मार्केट्स। हम मक्खन की तरह बिलो बिलो के चर्न आउट कर रहे हैं या अंधाधुंध तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेजुएट्स को, और वो ग्रेजुएट्स जो अनफिट हैं, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है रियल वर्ल्ड जॉब मार्केट के लिए, सच में जाकर के किसी कंपनी में काम करने के लिए। तो ये सच्चाई हमारे सामने आज भी परसिस्ट करती है। समझ में आ गया सेंटेंस? मुश्किल तो नहीं लग रहा यार? कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। चल कोशिश मैं यही करता हूँ कि एक एक वर्ड आपको ब्रेक करके बताऊँ। ट्रूथ यानी सच, परसिस्ट है इसकी वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। परसिस्ट करना, किसी चीज़ का कंटिन्यू करना, बने रहना। वी की वर्ब है आर। चर्निंग आउट आपने ऑलरेडी देख लिया, अंधाधुंध तरीके से किसी चीज़ को बड़ी मात्रा में बनाना। चलिए, ग्लॉस यानी चकाचौंध, PR आपने देख लिया, लोगों के सामने अच्छी छवि। बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दो इसको रीडिंग दे दो फटाफट से। चलिए, कह रहा है 4 year later the employability rate is stuck below 43% and the only renaissance we see is in euphemism। कह रहा है जी 4 साल हो गए 4 years later किस चीज़ में? नई एजुकेशन पॉलिसी में, NEP में। कह रहा है 4 साल बाद भी ना हमारी एम्प्लॉयबिलिटी की जो रेट है, नौकरी पाने की क्षमता जो है, वो आज भी स्टक है, फंसी हुई है 43% से नीचे। तो अगर 100 आदमी साक्षर होते हैं देश में, ग्रेजुएट होते हैं, तो 40-43 ही होते हैं जिनको कोई काम दिया जा सके 10-5 हज़ार का। 57 तो ऐसे हैं जिनको 5,000 का काम भी करना नहीं आता। तो हम स्टक बिलो हैं इस परसेंटेज के। और कह रहा है अकेला ऐसा जो रेनेसां है या पुनर्जागरण है, रेनेसां आप समझ गए ना, नई एकदम बदलाव, एकदम नई रोशनी। कह रहा है अकेली जो हमने पुनर्जागरण या जो नई रोशनी देखी है, VC हम देखते हैं, वो किस में है? वो है बड़े बड़े नारों में, बड़े बड़े बोलों में, यूफेमिज्म में। यूफेमिज्म याद है ना आपको? बुरी से बुरी चीज़ को भी कुछ अच्छी भाषा में, किसी अच्छे वर्ड से बताना। बावला या पागल बोलने की जगह भोला बोल देना। तो बस बातों के अंदर ही हमें नए नए पुनर्जागरण दिखाई देते हैं। चलिए, एम्प्लॉयबिलिटी रेट की वर्ब है इज। स्टक यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्टक का मतलब है फंसे होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रेनेसां की वर्ब है इज, ध्यान से देखना, रेनेसां की वर्ब है इज, वी की वर्ब है सी। यूफेमिज्म, यू हैव ऑलरेडी सीन दिस वर्ड। कह रहा है द NEP
much like its three policy predecessors, is heavy on jargon, light on implementation, and blind to market realities. कह रहा है जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है बिल्कुल वैसे ही मच लाइक इसके पहले वाले जो 3 पॉलिसी प्रेडिसेसर थे, प्रेडिसेसर यानी पूर्वज जो आपसे पहले आए हों, और पॉलिसी प्रेडिसेसर यानी यही पॉलिसी एनईपी के पूर्वज, यानी पहले वाली जो 3 एनईपीयाँ थी, कह रहा उनके जैसा ही ये एनईपी भी जो है ना, ये इस मामले में तो बड़ा भारी है, हैवी है, जो है जार्गन की। जार्गन टर्मिनोलॉजी देख चुके हो वर्ड आप, भारी भरकम वर्ड्स किसी भी फील्ड में, तो एनईपी के अंदर भी आपको बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी, जार्गन मिलेंगे। लेकिन इस मामले में बड़ा हल्का है ये, जो है इम्प्लीमेंटेशन का, सही में अमल में लाने का चीज़ों को। और ये बिल्कुल अंधा भी है, ये पॉलिसी जो है एनईपी बिल्कुल ब्लाइंड भी है बाजार की हकीकतों के सामने। बाजार के हिसाब से इस पॉलिसी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, नई एजुकेशन पॉलिसी की वर्ब है इट इज़ हैवी ऑन जार्गन, लाइट ऑन इम्प्लीमेंटेशन, एंड इट इज़ ब्लाइंड टू मार्केट रियलिटीज़। रियलिटी यानी हकीकत, ब्लाइंड के बाद में और डेफ के बाद में हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। ही वॉज ब्लाइंड टू माई सफरिंग, वो मेरी सफरिंग और पीड़ा के सामने अंधे के जैसा था। ब्लाइंड फॉर नहीं, ब्लाइंड टू माई सफरिंग। वैसे ही डेफ, डेफ का मतलब होता है बहरा, किसी की आवाज़ को ना सुनना, सुन के अनसुना कर देना। यू आर डेफ टू माई कॉल्स, आप मेरी सारी कॉल्स के पुकार के सामने बहरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, डेफ टू माई कॉल्स। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। कह रहा है एजुकेशन इन थ्योरी बिल्ड्स सेल्फ रिलायंस। कह रहा है अगर शिक्षा की बात करें, तालीम की बात करें, तो थ्योरी में या ऑन पेपर ये बिल्ड करती है सेल्फ रिलायंस को, अपने ऊपर जो है निर्भरता को, आत्मनिर्भरता को। कह रहा है जी बट आवर्स नाउ डिसओरिएंट्स मोर देन इट एम्पावर्स। लेकिन हमारी जो है ना, हमारी एजुकेशन की बात हो रही है, आवर्स, वो आजकल जो है आपको डिसओरिएंट ज़्यादा करेगी, और किसके मुकाबले, जितना ये आपको एम्पावर करती है। देखिए, एम्पावर करना, सक्षम बनाना, ताकत देना, ठीक है, आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, आप कुछ कर पाओ, ये होगा एम्पावरमेंट। और डिसओरिएंट करना यानी आपका ओरिएंटेशन बिगाड़ देना, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर देना। जो थोड़ा बहुत आप मतलब अनपढ़ आदमी से भी कम जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो बाजार के अंदर ग्रेजुएट होने के बाद, यही होती है डिसओरिएंटेशन। आप कंफ्यूज्ड हैं, ओरिएंटेशन आपका बिगड़ा हुआ है। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है सक्षम जितना करेगी उससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगी। चलिए, आवर्स की वर्ब है डिसओरिएंट्स, इट की वर्ब है एम्पावर्स, इट आया है हमारी पॉलिसी के लिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, ये कॉन्सेप्ट पूरा साइड में आप करोगे अभी मेरे साथ। ये आवर्स कौन सा वर्ड है अंग्रेजी में भाई? आवर तो हमने सबने सुना है, आवर हाउस, आवर ऑफिस, ये आवर्स कौन सा वर्ड है? पीछे एस कहाँ से लग गया? चलो अभी देख लो, थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट में आपको करवाता हूँ। आगे कह रहे डिग्रीज आर मास प्रोड्यूस्ड बट विदाउट डेप्थ और फ्लेक्सिबिलिटी टू मैच द शेप शिफ्टिंग एआई पावर्ड वर्क प्लेस। कह रहे डिग्रीज जो है ना वो मास प्रोड्यूस्ड होती हैं। प्रोड्यूस करना यानी बनाना, मास का मतलब होता है बड़े स्केल पे, थोक के भाव। तो डिग्रियां तो बाजार में थोक के भाव हैं। आप कितनी डिग्रियां चाहते हो, है ना, सारी सारी डिग्रियां एक साथ आप जो है अप्लाई कर दो, 2 साल में, 3 साल में 5 डिग्रियां आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। तो मास प्रोड्यूस्ड होती हैं, लेकिन ये सारी की सारी प्रोड्यूस्ड होती हैं बिना किसी गहराई के, फ्लेक्सिबिलिटी के या लचीलेपन के, ताकि मैच कर सके या बराबरी कर सके ऐसे वर्क प्लेस की, ऐसे काम करने के कंपनीज की। वर्क प्लेस क्या होता है? जहां आप काम करोगे, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री जो एआई पावर्ड है, जिसमें एआई का काम हो रहा है, एआई से चल रहे हैं, और शेप शिफ्टिंग है, जो अपना रूप बार बार बदलते जा रहे हैं। हर 1-2 साल से कंपनियों में बदलाव आ रहा है। तो हमारी डिग्रियां जो है मास प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन कोई गहराई या लचीलापन उनमें नहीं है जिससे आपको बाजार के बदलते हुए हालात के हिसाब से कोई नौकरी दे सके। डिग्रीज की वर्ब है आर मास प्रोड्यूस्ड। मास का मतलब फिर समझ लेना, MASS, बहुत बड़े स्केल पे। बढ़े आगे, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, आवर्स को देखो। एक तो कंफ्यूज हो जाना कि आवर्स का मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब, ऐसे मत याद रखा करो। अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो ना, तो बिना किसी जार्गन के, टर्मिनोलॉजी के, सिर्फ लॉजिक समझो आप। अंग्रेजी में पजेसिव बनाने के लिए, पजेसिव मतलब पजेशन, मेरा, आपका, इसका, उसका, मेरा घर, तुम्हारा घर, उसकी नौकरी, उसका, ये मेरा, तेरा, उसका पजेसिव बनाने के 2 तरीके हैं।
पहला तरीका है मेरा को माई बोल दो, दूसरा तरीका है मेरा को माइन बोल दो। अवर को हमारा को अवर बोल दो या फिर अवर्स बोल दो। कोई आदमी है, लड़का है तो हिज बोल दो, लड़की है तो हर बोल दो। हर को हर्ष भी लिखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं तो देयर बोल दो या देयर्स बोल दो। यू को योर बोल दो और योर्स बोल दो। अब ये एस वाला कब लगाना है और योर कब लगाना है, माई कब लगाना है और माइन कब लगाना है, ये समझना। देखिए ये मेरा है और ये भी मेरा है, दोनों का मतलब मेरा है। लेकिन माई एक एडजेक्टिव है, इसको अपने साथ में एक नाउन चाहिए। माइन एक प्रोनाउन है, इसको अपने साथ में कोई नाउन नहीं चाहिए। वैसे ही योर, योर एक एडजेक्टिव है, योर्स एक प्रोनाउन है। अगर कोई नाउन इसके साथ में आ जाए, तुम्हारे की बात हो, तुम्हारा घर, घर नाम का नाउन आ जाए तो योर लगाना है। सिर्फ तुम्हारा लिखना है, मुझे घर की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारा लिख रहा हूं मैं, तो मुझे योर्स लगाना है। तो ये मैंने आपको बहुत आसान देसी भाषा में समझाया। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझो ताकि याद रहे। दिस इज योर या योर्स हाउस, ये तुम्हारा घर है। योर का मतलब भी तुम्हारा और योर्स का मतलब भी तुम्हारा। अब क्या चूज करूं दोनों में से? आपको चेक करना है बाद में क्या रखा है। बाद में नाउन रखा है, हाउस एक घर एक नाउन है। अगर नाउन आ गया तो मुझे एडजेक्टिव का चुनाव करना है जिसके पीछे एस नहीं आता। तो दिस इज योर हाउस। समझ गए ना, हाउस की वजह से आया ये, नहीं तो फिर हाउस ना होता तो योर्स भी आ जाता। जैसे नेक्स्ट देखो, दिस हाउस इज योर्स, अब हाउस पहले आ गया, ये घर तुम्हारा है। अब तुम्हारा के बाद में कोई नाउन नहीं है, यानी एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता, एडजेक्टिव को नाउन चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पे नाउन यानी प्रोनाउन नाउन एक ही बात होती है, प्रोनाउन को यूज कर लेंगे योर्स को। ये दिस हाउस इज योर्स, ठीक है। देर इज अ रैट इन दैट स्कूल बैग ऑफ हर या हर्ष। मेरे साथ ट्राई करो इसको। एक चूहा है, एक रैट है उसके स्कूल बैग में। हर मतलब कोई महिला है, कोई लड़की है, बच्ची होगी, स्कूल बैग है। तो देखो अकेला आया है, हर हर्ष के बाद में कोई नाउन नहीं है, तो हर और हर्ष में से मैं हर्ष का चुनाव करूंगा, इन द स्कूल बैग ऑफ हर्ष। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, देर इज अ रैट इन हर और हर स्कूल बैग। एक चूहा है उसके स्कूल बैग में। अब स्कूल बैग नाम का नाउन जो है आपके पास आ चुका है। अब जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, अब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा। देर इज अ चूहा इन हर स्कूल बैग। इजी है। अब ये सारी फॉर्म्स याद कर लेना, बिना फॉर्म्स के नहीं हो पाएगा। सब के आगे एस एस लगा के बनती हैं, सिवाय माई के। माई का माइन बनता है, बाकी तो देख लो सबके आगे एस लगा हुआ है। और हिज में हिज ही रहता है, इसके आगे एक एस और लगाने की जरूरत नहीं होती। चलो ये कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लें, बेसिक्स में आपको सिखा दिया था, वैसे भी आज के क्विज में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहे जी, द एनईपी's मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट मॉडल हैज क्रिएटेड एन असेंबली लाइन ऑफ सेमी स्किल्ड गिग वर्कर्स। कह रहे जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है ना, जिसके मल्टीपल एंट्री और एग्जिट मॉडल है, ये मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। कह रहे इस मॉडल ने क्रिएट कर दिया है एक असेंबली को, एक जमावड़े को या असेंबली लाइन को, जो है सेमी स्किल्ड गिग वर्कर्स का। गिग वर्कर मतलब जो पूरा काम ना कर पाए, एकदम छोटा मोटा काम उसको आप दे सको। घर पे बुला लिया, एसी साफ करवा लिया, समझ गए ना। कोई कंपनी नहीं रखेगी उसको रोज एसी साफ करने के लिए, है ना। आप घर पे ऐप से बुला लो, अर्बन कंपनी से। तो ये छोटा मोटा काम करने वाले, कैब चलाने वाले, डिलीवरी देने वाले, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मिलेंगे आपको, जो 5, 10, 20 डॉलर पे काम कर देंगे, 50 डॉलर पे, गिग वर्कर्स। तो हमारे एनईपी के मल्टीपल एंट्री और एग्जिट मॉडल ने आधी स्किल वाले गिग वर्कर्स जो हैं वो पैदा कर दिए हैं। अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट मॉडल को थोड़ा चेक करना, नेट पे आपको मिलेगा। इसमें क्या है जी, आपने लखनऊ में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर आप ग्वालियर चले गए, यहाँ पे साइंस पढ़ रहे थे, बीच में आर्ट्स पढ़ने लगे, तो ये सब आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है, कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट ले लो। कह रहा जी, वर्स नो वन फ्रॉम इंडस्ट्री वॉज इवन ऑन द पॉलिसी ड्राफ्टिंग कमेटी। कह रहा है इससे बुरी बात आपको बताएं, वर्स बैड की कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स। कह रहे कोई भी आदमी इंडस्ट्री से नहीं था, नो वन फ्रॉम इंडस्ट्री, जो यहाँ तक कि था इस एनईपी या नई एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने वाली या इसका कच्चा खाका बनाने वाली कमेटी में। ये कमेटी की जो पूरी जो पॉलिसी बनाने के जो बनाया गया, सरकारी अफसरों ने मिलकर बना दी, जिनकी नौकरी ऑलरेडी लगी हुई है अफसरों की। इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया ही नहीं कि आपको एनईपी में क्या क्या चीज़ें चाहिए।
कह रहा है इट इज लाइक डिजाइनिंग अ स्पेसशिप विदाउट आस्किंग अ सिंगल इंजीनियर हाउ ग्रेविटी वर्क्स। कह रहा है ये बिल्कुल ऐसा ही बेवकूफ़ाना काम है सरकार का जैसे कि डिज़ाइन कर देना एक स्पेसशिप को बिना किसी पूछे एक सिंगल इंजीनियर से कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, हाउ ग्रेविटी वर्क्स। मतलब इंजीनियर बुलाया ही नहीं कोई और स्पेसशिप बना दी। ऐसे ही हमारी एनईपी जो है सरकार ने बनाई है। चलिए 8 की वर्ब है इस, ग्रेविटी की वर्ब है वर्क्स। हाउ बीच में आया हुआ है इसलिए इन्वर्जन नहीं हुआ। हाउ का मतलब है कैसे, पता है ना आपको। हु विच दैट, हु विच व्हाट हाउ वेयर व्हेन व्हाई, ये अगर शुरू में आ जाए क्लोज के और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। अगर ये बीच में आए हो तो ऐसा काम ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इस केस में देखो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में है ना। कह रहा है जी आर ग्लोबल एकेडमिक रैंकिंग्स आर टाउटेड विद ब्रेथलेस प्राइड। हमारी दुनिया भर में जो एकेडमिक रैंकिंग है, एकेडमिक रैंकिंग यानी एकेडमियों के अंदर रैंकिंग, कौन सा कॉलेज दुनिया में कितने नंबर पे, कह रहा है उनको टाउट किया जाता है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके मशहूरी की जाती है। टाउट करने का मतलब ये होता है चिल्ला चिल्ला के मशहूरी करना। और कैसे, ऐसे प्राइड के साथ में, दम या अहंकार गुमान के साथ में जिसमें आप सांस भी नहीं लेते हो, बस चिल्लाते रहते हो, है ना। हमारी सरकार जो है चिल्ला चिल्ला के हमारी ग्लोबल रैंकिंग को एडवर्टाइज करती है। अब क्या कहती है, 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द क्यूएस टॉप 500। 11 हमारी भारत के कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलेंगे आपको इस लिस्ट में, जिस लिस्ट का नाम है क्यूएस टॉप 500। दुनिया के 500 टॉप कॉलेजेस के अंदर 11 भारतीय हैं। कह रहा जी येट नो वन मेंशंस दैट वी स्टिल होवर बिलो द टॉप 100 और दैट आर रिसर्च साइटेशंस ट्रेल नियरली एवरी G20 नेशन। कह रहा है येट यानी फिर भी, कोई भी इस चीज़ को मेंशन नहीं करता, इस चीज़ का जिक्र नहीं करता कि हम आज भी होवर कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। होवर करना यानी सर पे मंडराना। और कहाँ, टॉप 100 के नीचे। भाई टॉप 500 में 11 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटी भी है वो टॉप 100 में नहीं आती। 118 नंबर पे, मैंने अभी चेक किया, IIT बॉम्बे मिला 118 नंबर पे। तो ये बात को कोई नहीं बताता कि टॉप 100 में तो हम है ही नहीं। और हमारी जो रिसर्च साइटेशन है, रिसर्च साइटेशन यानी हमारे रिसर्च पेपर का हवाला देना, हमारे रिसर्च पेपर को किसी दूसरे रिसर्च पेपर में मेंशन करना, वो साइटेशंस जो हैं वो ट्रेल करती हैं या पीछे रहती हैं लगभग हर एक G20 नेशन के। तो ये ऐसी पुअर क्वालिटी रिसर्च हम प्रोड्यूस करते हैं कि उसका हवाला दे करके कोई भी नई रिसर्च में उसको मेंशन नहीं करता। चलिए 9 की वर्ब है मेंशंस। साइटेशन भी मेंशन करना ही होता है, हवाला देना होता है। साइटेशन की वर्ब है ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे आना, कोई चीज़ आगे बढ़ रही है और आप उसके पीछे है ना पूंछ हिला के धीमे धीमे चल रहे हो, ट्रेल करना। वी की वर्ब है होवर। होवर का मतलब होता है मंडराना। बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे, चल छोटा और लास्ट पैराग्राफ है, फिर रैप अप करना है क्लास को। फटाफट से रीडिंग दो इसको। चलिए कह रहा है आर इनोवेशन क्लस्टर्स लाइक बेंगलुरु आर हाइप्ड एज इंडिया सिलिकॉन वैली। हमारे जो इनोवेशन क्लस्टर हैं, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, इनोवेशन यानी नई सोच। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे 20-50 नई कंपनियां बन जाएं और कुछ नया काम करने लगे, कुछ है ना बड़े स्केल पे, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन क्लस्टर। कह रहे हैं हमारे देश में जो इनोवेशन क्लस्टर है जैसे कि बेंगलुरु है, उसको हाइप किया जाता है या बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है भारत की सिलिकॉन वैली के तौर पे। कह रहा है जी डिस्पाइट बीइंग रैंक्ड इन द 50s एंड 90s इन द मैट्रिक्स। और कह रहा है ये तब होता है बावजूद रैंक्ड होने के या रैंक रखने के 50वें स्थान पे या 90वें स्थान पे रैंक पे उन मैट्रिक्स में, उन पैमानों में वेयर एक्चुअल सिलिकॉन वैली रैंक सेकंड। जहाँ पे अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, जो एक्चुअल सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया वाला एरिया, वो सेकंड आती है। दुनिया में एक नंबर पे जो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा इनोवेटिव सिलिकॉन वैली है वो जापान की है। 2 नंबर पे आपको यूएस की मिलेगी। 2-3 अलग अलग वहाँ पे आपको एरियाज मिलेंगे जहाँ पे स्टार्टअप चलते हैं ना, सिलिकॉन वैली बोलते हैं। फिर उसके बाद चाइना है, शंघाई, 4-5 तो चाइना में है। हमारा बेंगलोर तो 55 नंबर पे आता है। तो कह रहा है ऐसे हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं भारत की सिलिकॉन वैली, जिसका 50वें स्थान तक अता पता नहीं है। चलिए इनोवेशन क्लस्टर्स आप समझ गए। वर्ब है इसकी आर हाइप्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। हाइप करना, टाउट करना, एकदम बढ़ा चढ़ा के बताना। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद।
सिलिकॉन वैली, एक्चुअल सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया स्टेट की बात हो रही है अमेरिका में, वो अब है इसकी रैंक्स। अब जापान जो है इससे भी आगे निकल गया। अब ये ध्यान देखना लाइन, इवन सैमसंग आउट पेटेंट्स अस इन आवर ओन टेक हब्स। कह रहा है यहां तक कि अगर एक सैमसंग की बात कर लेना, इस कंपनी की, कोरियन कंपनी है, ये आउट पेटेंट करती है। देखिए आउट करना यानी एक्स्ट्रा करना, और पेटेंट तो आप समझते हैं। कह रहा है ये भी पेटेंट हमसे ज़्यादा करती है हमारे खुद के ही टेक हब्स में। तो पूरा बेंगलोर एक तरफ कर दो, हमारी सिलिकॉन वैली, और एक सैमसंग कंपनी एक तरफ कर दो। सैमसंग कंपनी भारत के सारे स्टार्टअप से भी ज़्यादा पेटेंट हर साल रजिस्टर करवाती है, एक कंपनी। चलिए सैमसंग, इसकी वर्ब है आउट पेटेंट्स, ऑन मतलब खुद का, इसके आगे माई, अवर, योर, हमेशा आपको एक पॉजेसिव लगाना होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ आया अपनी कार से, आई केम हेयर इन माई ओन कार, वो रहती है अपने खुद के घर में, शी लिव्स इन हर ओन हाउस। तो माई, योर, अवर, हिज, जो भी पॉजेसिव है आपको ऑन से पहले हमेशा लगाना है जब खुद की बात करता हूँ, ऑन, है ना। चलिए कह रहा है जी मीन वाइल वी कन्फ्यूज फूड डिलीवरी एप्स विद इनोवेशन। कह रहा है इसी बीच हम कन्फ्यूज कर देते हैं फूड डिलीवर करने वाली एप्स को, स्विगी जोमेटो को, नई सोच के साथ में, नए आविष्कार के साथ में। कह रहा है रियल स्टार्टअप्स इन प्लेसेस लाइक द यूएस और इजराइल क्रैक प्रॉब्लम्स लाइक सेमीकंडक्टर्स एंड सस्टेनेबल टेक। कह रहा है जो रियल स्टार्टअप होता है ना, स्विगी जोमेटो नहीं, रियल स्टार्टअप जो होता है ऐसी जगहों पे जहाँ जैसे कि अमेरिका या इजराइल, वो क्रैक करता है प्रॉब्लम्स को, वो समस्याओं का हल खोजता है नई नई। और कैसी प्रॉब्लम्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर, जैसे कि टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल हो, जो लंबे दौर तक टिकाऊ रह सके। कह रहा जी वी ऑन द अदर हैंड रिवॉर्ड किराना टेक एंड काउंट इट एज प्रोग्रेस। कह रहा है हम जो है ना, वहीं दूसरी तरफ रिवॉर्ड करते हैं। रिवॉर्ड करना यानी किसी चीज़ को, है ना, बढ़ावा देना, उसको प्रशंसा करना, उसको आगे बढ़ाना। तो हम आगे बढ़ाते हैं, रिवॉर्ड करते हैं किराना टेक को, और काउंट कर लेते हैं इसको एक प्रोग्रेस के तौर पे। किराना टेक क्या है, पहले दूध लेने आप जाते थे, अब ब्लिंकिट वाला घर दे जाता है। हम कहते हैं हमने नया आविष्कार कर दिया, देखो घर पे खाना आ रहा है स्विगी से, कैब वाला आ रहा है घर पे। तो हम दूसरी तरफ जो है स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट को और ओला को पकड़ के बैठे हैं कि देखो स्टार्टअप, देखो हमारे इनोवेशन। रियल इनोवेशन आपने देखना है तो अमेरिका, इजराइल में जाके देखो, जहाँ सेमीकंडक्टर के ऊपर, सस्टेनेबल टेक के ऊपर समस्याओं को सुलझाने वाले स्टार्टअप बनते हैं। तो ये जो आप खाना पीना घर पे बैठे बैठे कर लेते हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं किराना टेक, है ना। चलिए रैपअप करें क्लास को। ये छोटा वाला सेंटेंस हो रहा है, इसको पूरा करो, फिर करते हैं रैपअप। पढ़ाई देता हूँ इसको, ज़्यादा बड़ा है नहीं है। कह रहा है द यूजीसी स्टिल क्लचेस बोथ द विप एंड द वॉलेट, डिक्टेटिंग पेडागॉजी विद नो एविडेंस ऑफ इम्प्रूव्ड आउटकम्स। कह रहा है जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाती है, कह रहा है भारत सरकार की संस्था जो है ना, ये आज भी क्लच करके बैठी है, जकड़ करके बैठी है दोनों चीज़ों को। एक तो विप को यानी कोड़े को, और दूसरा वॉलेट को यानी पर्स को। वॉलेट का मतलब है पैसा या फंड, विप का मतलब है कमांड। यूजीसी ही आज की डेट में भी सारी यूनिवर्सिटीज़ को कमांड भी करता है और फंड भी करता है, दोनों काम इसी के हाथ में है। और ये सारा काम करता है डिक्टेट करते हुए या डायरेक्ट करते हुए पेडागोजी को या पढ़ाने के तरीके को। और ये इस तरीके से करता है जिसमें कोई एविडेंस नहीं मिलेगी, कोई सबूत नहीं दिखेगा आपको अच्छे या बेहतर होते हुए आउटकम्स का या नतीजों का। सब कुछ यूजीसी के पास है, पूरा कंट्रोल और पैसा, लेकिन यूजीसी की काम करने की नीयत नहीं है इस तरीके से कि कुछ आउटकम निकल पाए। चलिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, दिल्ली में है ये, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखती है। क्लच करना, किसी चीज़ को जकड़ना, पकड़ बनाए रखना। पेडागॉजी आप देख चुके हैं, साइंस ऑफ टीचिंग। एविडेंस एक ऐसा नाउन है जिसकी कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे नाउन्स आपने अच्छे से देखे हुए हैं, जिनके आगे ना तो एस लगेगा ना इनको काउंट किया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा देता हूँ, पूरा करते हैं पहले इसको। कह रहा जी एज आइजैक एसिमोव वार्न्ड, व्हेन स्टूपिडिटी मैस्करेड्स एज पेट्रियटिज्म, इंटेलिजेंस बिकम्स अ डेंजरस थिंग। बहुत पावरफुल लाइन है। कह रहा है जैसा कि आज से 100 साल पहले एसिमोव नाम के महान वैज्ञानिक ने वार्न किया था, उसने ये बात समझाई थी। कह रहे जब बेवकूफ़ी जो है ना, स्टूपिडिटी, वो मुखौटा पहन करके आ जाए देशभक्ति का,
कह रहा जब ऐसा होने लगे ना किसी देश में, देशभक्ति के नाम पे आपको स्टुपिडिटी मिलने लगे, तो आप समझ लेना जो इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, इल्म है, समझदारी है, वहाँ पे डेंजरस थिंग बन जाएगी। इंटेलिजेंट आदमी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। चलिए, एजिमोव की वर्ब है वांट, स्टुपिडिटी की वर्ब है मैस्करेड, मैस्करेड करना, मुखोटा पहनना, याद है ना फसाड। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमानी, विजडम, समझदारी, वर्ब है इसकी बिकम्स। चलिए रैपअप करें क्लास को। ये सारे वर्ड्स आपको पता है, नहीं पता तो देख लो, बोल के देख लो एक बार। स्पाईवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एविडेंस, फर्नीचर, मिसचीफ, ना इनका सिंगुलर ना इनका प्लूरल। चलिए रैपअप करें। अच्छे लेवल का आर्टिकल था आज, थोड़ा दिमाग आपका है ना एकदम थर्ड फोर्थ गियर में आया होगा। अब ये आपका आज का क्विज है, कुछ नंबर्स कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं, इनमें से 4-5 वर्ड्स को आपको फिट करना है यहाँ, ठीक है। ये 6-7 होंगे जितने भी हैं, आपको 5 ही उठाने हैं। चलो खुद से ट्राई देना, मैं करवा देता हूँ आपको फटाफट, लेकिन मैच करना खुद से अपनी ट्राई के साथ। फसाड एक नाउन है, फसाड का मतलब क्या होता है? मुखोटा। यूफेमिज्म एक नाउन है, किसी चीज़ का अच्छा नाम। चर्न आउट एक वर्ब है, बड़ी संख्या में प्रोड्यूस करना। जार्गन एक नाउन है, बड़ी बड़ी बातें। रेनेसां भी एक नाउन है, पुनर्जागरण। साइटेशन पीछे एस लगा हुआ कॉमन नाउन है। होवर का मतलब है मंडराना, एक वर्ब है। टाउट का मतलब है चीख चीख करके एडवर्टाइज करना, एक वर्ब है। तो ये पहले आपको खुद देखना होता है वर्ड किस किस टाइप के आपको मिले हुए हैं। अब देख लो कौन से वर्ड की कहाँ जरूरत है। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स ग्लोसी डैश, द एजुकेशन सेक्टर कंटिन्यूज टू डैश अंडर क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स। बावजूद सरकार की चकाचौंध भरी इस चीज़ के, हमारा शिक्षा का जो सेक्टर है वो जारी है इस काम को करना, और किस काम को? जो भी करेगा वो अनक्वालिफाइड ग्रेजुएट्स के साथ करेगा। देखिए काम तो यहाँ पे वर्ब आएगी, वर्ब अपने पास 2 ही हैं, होवर और टाउट। चर्न आउट भी है, वैसे 3 वर्ब्स हैं। अनक्वालिफाइड ग्रेजुएट्स को हमारा सिस्टम जो है ना अंधाधुंध तरीके से बना रहा है, उनको मंडरा नहीं रहा, होवर का मतलब मंडराना, उनको एडवर्टाइज नहीं कर रहा चिल्ला चिल्ला के, उनको फटाफट प्रोड्यूस किए जा रहा है। हर साल 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, है ना, हर शहर में आपको नए ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे। तो इस सेकंड में तो जी आ जाएगा चर्न आउट, हमारा सिस्टम कंटिन्यूज टू चर्न आउट। और फर्स्ट में ग्लोसी यानी चकाचौंध भरा, एक एडजेक्टिव है, इसके आगे नाउन चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की चकाचौंध भरी क्या है? हमारी गवर्नमेंट का चकाचौंध भरा मुखोटा है, फसाड है एजुकेशन का, ठीक है ना। नाम के लिए एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पुरानी जैसी। तो फर्स्ट में आ जाएगा फसाड और चर्न आउट आ जाएगा सेकंड में। कह रहा है ऑफिशियल्स ऑफ्टन डैश आउटडेटेड स्टैटिस्टिक्स एज प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस। ऑफिशियल जो हैं, अधिकारी जो हैं, अक्सर वो डैश करते हैं पुराने आंकड़ों को, आउटडेटेड स्टैटिस्टिक्स को प्रोग्रेस के प्रूफ के तौर पे या तरक्की के सबूत के तौर पे। तो आप उनका हवाला देते हैं, उनको मेंशन करते हैं। हवाला देना, साइटेशन यहाँ पे नहीं, वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब के लिए तो आपको टाउट चाहिए, किसी चीज़ को चिल्ला चिल्ला के सबके सामने रखना। तो हमारे सरकारी अधिकारी चिल्ला चिल्ला के 20 साल पुराना डेटा सबके सामने रखेंगे प्रोग्रेस दिखाने के लिए। और ये कब करेंगे? वाइल इग्नोरिंग द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ मीनिंगफुल रिसर्च डैश। इग्नोर करते हुए, इस चीज़ को कम होते हुए हमारे जो मीनिंगफुल या सार्थक रिसर्च के डैश है। तो रिसर्च साइटेशंस होती हैं, आपको पता ही है। आपने कोई रिसर्च की, 10 साल बाद कोई आदमी उसी रिसर्च को आगे ले जाना चाहे तो आपकी रिसर्च को साइट करके उसका हवाला देके रिसर्च आगे कर सकता है। हमारी रिसर्च को कोई आगे नहीं ले जाता, रिसर्च साइटेशंस बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो रिसर्च साइटेशन आ जाएगा चौथे में। थर्ड में आ जाएगा टाउट, सेकंड में आ जाएगा चर्न आउट, फर्स्ट में आ जाएगा फसाड। कह रहा जी मच ऑफ द रिफॉर्म डिस्कोर्स रिमेन्स बैरिड अंडर लेयर्स ऑफ टेक्निकल डैश। ज़्यादातर हमारा रिफॉर्म्स का जो डिस्कोर्स है, सुधार का जो बातचीत है, वो बैरिड है, आज भी दबा हुआ है या दफन किया हुआ है गहरी परतों के नीचे, जो है तकनीकी इन चीज़ों की। तो तकनीकी जार्गन के नीचे, तकनीकी बातों के नीचे ही हमारा रिफॉर्म की बातचीत हो जाती है ना। कुछ खुल के बात तो होती नहीं है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं जार्गन्स की भाषा में। तो 5वें में आ जाएगा जार्गन। चलो क्विज का क्वेश्चन है, आज की टोन पूछी है आपसे। ये क्वेश्चन खुद से आपको सॉल्व करना है, टोन मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, ठीक है। इनमें से एक टोन आपको चूज करनी है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ बाकी क्वेश्चंस के। 7th क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। एक स्पेसशिप बना दी बिना किसी इंजीनियर से पूछे, ये बात से ऑथर क्या समझाना चाह रहा है? तो क्या समझाना चाह रहा है भाई, इन चारों में से खुद से ट्राई देना,
लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर देख लेना ऑन के आसपास, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, तीसरी खुद से ढूंढना, चलो इस वर्ड के आसपास आपको मिलेगी। तो लास्ट के 6 से लेकर के 10 तक यानी 5 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे डाल दिए गए हैं यूट्यूब में। 10 में से कितने नंबर मिले, मार्क्स मिले बताना। क्लास कैसी लगी आज की, आर्टिकल कैसा था, अपना फीडबैक दिया करो। अंटिल देन साइनिंग आउट।